हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, राइट। और आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियोस ज़रूर देखी होगी, रिवीजन किया होगा और सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और आज हम देखने वाले हैं सप्लाई वेरिएशन, जो हम ऑलरेडी डिमांड के अंदर पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा तो वेरिएशन इन डिमांड हमने इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ये सब पढ़ा था। उसी को यहाँ पे सप्लाई में सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे। तो क्या है वेरिएशन इन सप्लाई? व्हेन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी वेरीज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज नोन एन वेरिएशन इन सप्लाई। तो जैसे वेरिएशन इन डिमांड था, यानी कि डिमांड में चेंजेस होना, चाहे डिमांड का बढ़ना है या डिमांड का कम होना, उसको वेरिएशन कहते थे। वैसे सेम यहाँ पर भी है कि सप्लाई में अगर प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ता है और प्राइस की वजह से ही सप्लाई कम होता है, ठीक ना। यहाँ पे फैक्टर क्या है? सिर्फ प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए। बाकी सारे फैक्टर क्या? इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचुरल क्लैमिटीज, जो भी बाकी सारे, प्राइस को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा हम एज्यूम करेंगे। क्या फ्लक्चुएट होना चाहिए? सिर्फ प्राइस। प्राइस अगर बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कम हो रहा है, तभी उसे वेरिएशन इन सप्लाई में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के वेरिएशन है, जैसे डिमांड में थे सेम, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई या एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले एक्सपांशन देखते हैं। So क्या है? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई रिफर्स टू अ राइज इन द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। एक्सपांशन इन सप्लाई लीड टू एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेम सप्लाई ड्यू टू अ राइज इन प्राइस, करेक्ट। एक्सपांशन लिखा यानी सप्लाई बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। तो सप्लाई कब बढ़ेगा? जब प्राइस बढ़ेगी। हमारा लॉ यही कहता है, लॉ के हिसाब से प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। जब ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि एक्सपांशन ऑफ सप्लाई है, यानी सप्लाई बढ़ रहा है। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, ध्यान देना इस चीज को। यहाँ पे फिगर आउट किया गया है एक ग्राफ में, y एक्सिस पे प्राइस है, x एक्सिस पे क्या है? सप्लाई है। आप देखोगे तो पहले जो प्राइस P था तो क्वांटिटी सप्लाई कितना था? Q। जैसे ही प्राइस थोड़ा बढ़ा, P1 हुआ, क्वांटिटी सप्लाई देखो बढ़कर Q1 हो गया। इवन ऐसा नजर आ रहा है कि प्राइस थोड़ा बढ़ा है लेकिन सप्लाई ज़्यादा बढ़ा है, तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई हो गया, ठीक है। अभी आप समझ रहे हो, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ गया, इसे कहते हैं एक्सटेंशन या फिर एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। और ये देखो सप्लाई कर्व है, जो सप्लाई कर्व यहाँ था, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, अपवर्ड की तरफ, लेफ्ट टू राइट। नाउ कम टू सेकेंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सिंपली contraction of supply refers to fall in quantity supply due to fall in the price of a commodity, other factor remaining constant। और यहाँ पे क्या होगा? there is a downward movement of the supply curve, सप्लाई कर्व नीचे की तरफ आएगा। तो ठीक उल्टा ही है उसका, किसका? एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन में प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो जाएगा, राइट। फिगर ग्राफ में देखते हैं, पहले प्राइस P था तो क्वांटिटी सप्लाई Q था। प्राइस जैसे ही डाउन हुआ P2 पे आ गया तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो गया? P2 पे आ गया। देखोगे तो प्राइस थोड़ा कम हुआ है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हुई है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, सप्लाई का कम होना, राइट। हमने पढ़ा वेरिएशन इन सप्लाई, अब है चेंजेस इन सप्लाई। वो हमने वेरिएशन पढ़ा जिसमें एक्सटेंशन या एक्सपांशन ऑफ सप्लाई है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है। यहाँ पे चेंजेस इन सप्लाई जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। सेम डिमांड की तरह, डिमांड वाला चैप्टर को याद होगा तो सेम टू सेम उसी की तरह है। व्हेन अदर फैक्टर्स चेंज एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, क्या लिखा है? अदर फैक्टर चेंज, यानी प्राइस सेम है, यहाँ पर प्राइस को छोड़कर बाकी कुछ भी चेंज हो रहा है और उसकी वजह से सप्लाई चेंज हो रहा है तो कहेंगे चेंजेस इन सप्लाई। इसके पहले वाले में क्या था? वेरिएशन वाले में कि सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है तो सप्लाई चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस कांस्टेंट है और बाकी सारी चीजें बदल रही है, यानी हो सकता है इनकम की वजह से सप्लाई चेंज हो रहा हो,
गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से सप्लाई चेंज हो रहा हो, नेचुरल थिंग की वजह से, एनवायरनमेंट, नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से सप्लाई चेंज हो रहा हो, लेकिन प्राइस फैक्टर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। तो जब प्राइस कांस्टेंट हो और बाकी सारे फैक्टर रोल अदा कर रहे हैं सप्लाई के बदलने में, चेंजेस होने में, तो उसे कहते हैं चेंजेस इन सप्लाई। ठीक है, आई होप समझ गए। तो यहाँ पे भी दो टाइप है, इंक्रीज इन सप्लाई। क्या है ये? इंक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू राइज इन द सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स सच एज फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, फॉल इन टैक्स रेट, टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेशन, वाइल प्राइस रिमेन कांस्टेंट। देखा कितनी अच्छी बात लिखी है। फेवरेबल चेंजेस, यस, चेंजेस कैसे होने चाहिए? फेवरेबल होने चाहिए। फेवरेबल होगा तभी तो भाई ज़्यादा सप्लाई करेंगे। सप्लायर के एंगल से सोचोगे तो अगर मेरे फेवर में कोई चीज़ चेंज हो रही है तो मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा ना। और वो क्या क्या चेंजेस हैं? फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स। इनपुट मतलब जो बनाने, जो प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, उसको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगा है, रॉ मटेरियल के भाव कम होंगे, सीधी सी बात है, मैं ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगा, ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगा तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो ज़्यादा सप्लाई करूंगा। मैंने पिछले लेक्चर्स में चेन सर्कल बताया था, मोर प्रोडक्शन मोर सप्लाई, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस में कमी आई है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन। पहले कोई ऐसी मशीन थी जो 1000 यूनिट ही प्रोड्यूस करती थी, राइट। अब ऐसी मशीन लाई मैंने, बड़ी या अच्छी मशीन लाई जो 5000 यूनिट प्रोड्यूस करती है। तो जहाँ मेरी रोज़ की कैपेसिटी 1000 थी, अब मेरी रोज़ की कैपेसिटी कितनी है? 5000। तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगा, जिससे क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज होगा। और आप देखोगे कि तो यहाँ पे कोई भी प्राइस फैक्टर नहीं है। प्राइस क्या है यहाँ पे? प्राइस रिमेन कांस्टेंट, राइट। आई होप समझ गए। यानी प्राइस को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है? सप्लाई चेंज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई बढ़ रहा है। और ये जो सप्लाई कर्व है, शिफ्ट टू राइट, ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, देख सकते हो। प्राइस पी था, क्वांटिटी क्यू सप्लाई हो रहा था। अभी भी प्राइस पी ही है, लेकिन फिर भी सप्लाई बढ़ गया Q1 पे। हो सकता है आपके मन में आए कि सर फिर बाकी जिसकी वजह से हो रहा है वो हम क्यों नहीं शो कर सकते यहाँ पर? लाइक इनकम की वजह से चेंज हो रहा है, टैक्स की वजह से चेंज हो रहा है। तो कैसा है, हम जनरली प्राइस को पकड़ के सप्लाई को हमेशा एक्सप्लेन करते हैं। आपकी सारी थियरीज में ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि अदर फैक्टर तो कुछ भी हो सकता है, दुनिया भर के अदर फैक्टर हैं, हम उन सबको ग्राफ में शो नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें बस इतना शो करना था कि प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी सप्लाई बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि अदर फैक्टर्स रोल अदा कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली इससे समझ में आता है। तो जो सप्लाई करो यहाँ था, वो सप्लाई करो यहाँ चला गया, राइट, आगे की तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब यहाँ था, यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया है? राइट में, ठीक है। सेम एज डिक्रीज इन सप्लाई, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब सप्लाई का कम होना ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर, यस। अब अनफेवरेबल चेंजेस क्या है? ठीक उसका उल्टा, जो रॉ मटेरियल है उसके दाम बढ़ गए। दाम बढ़ गए तो मेरा बजट गिर गया, यानी ज़्यादा पैसे में रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा, यानी कम क्वांटिटी बनानी पड़ी। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंक्रीज इन टैक्स, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मेरी आउटडेटेड हो चुकी है, यानी मशीन मेरी बहुत जुनी हो गई है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। स्ट्राइक बाय वर्कर्स, यस, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, प्रोडक्शन रुक गया, सप्लाई रुक गया। वाइल प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जबकि प्राइस अभी भी क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ भी प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन अदर अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से हमें क्या हो गया? प्रोडक्शन कम हो गया हमारा। तो सिंपल मतलब यही है, हमारा प्रोडक्शन कम हो गया। प्रोडक्शन कम होने की वजह से स्टॉक अवेलेबिलिटी कम हो गई, स्टॉक ही नहीं रहा। अब जब स्टॉक ही नहीं रहेगा तो सप्लाई कैसे होगा? या स्टॉक कम है तो सप्लाई भी कम होगा, सिंपल, देख सकते हो। पी प्राइस था तो क्यू सप्लाई हो रहा था, जो कर्व यहाँ से यहाँ तक, लाइन यहाँ से यहाँ तक थी। अभी भी प्राइस पी है, लेकिन फिर भी सप्लाई अंदर शिफ्ट हो गया, यानी कि ओरिजिन की तरफ आ गया है, डिक्रीज हो गया है यहाँ पर, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं, हमारा ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो हम सबसे पहले कॉस्ट पढ़ने वाले हैं और रेवेन्यू पढ़ने वाले हैं। हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि एक प्रोड्यूसर, एक सप्लायर या एक बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो मालिक होता है, उसको ये जानना ज़रूरी है कि कॉस्ट का मतलब क्या है, रेवेन्यू का मतलब क्या है, और इसके अंदर कॉस्ट कॉन्सेप्ट होते कैसे हैं।
या रेवेन्यू कॉन्सेप्ट. So when an entrepreneur undertakes an act of production, he has to use various inputs like raw material, labor, etc. He has to make payment for such inputs. The expenditure incurred on these inputs is known as the cost of production. Yes, जब एक मालिक प्रोडक्शन प्रोसेस में जाता है, आपने एक बिजनेस ओपन किया और आपको सामान बनाकर बेचना चाहते हो, तो जब सामान बनाओगे तो आपको बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, जिसमें आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, लेबर इनका इंतजाम करोगे, राइट. जहाँ से पैसा लिए रहोगे उसको ब्याज पे वापस करोगे, यानी ब्याज देना होगा. तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, आप बहुत सारे पेमेंट करोगे. तो आपको समझना है कि आपका कितना खर्चा किस पे हो रहा है, यानी आपका कॉस्ट क्या पड़ रहा है. वो सारा खर्चा मिलाकर आपका टोटल प्रोडक्शन कितने में हुआ, यानी पूरा खर्चा कितने में हुआ इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए. जैसे कि पेन है, तो अगर मैं पेन का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैंने एक ज़मीन ली, मैंने मशीन लिया, मैंने लेबर रखा, मैंने उधारी पे पैसा लेकर उन सब पे लगाया, राइट, उसका ब्याज भी भर रहा हूँ, फिर मार्केटिंग करना, बेचने, मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं. तो जब पूरा प्रोडक्शन हो जाएगा तो पता करूँगा ना कितना खर्चा आया, एक करने पे कितना खर्चा आया, पूरे पे कितना खर्चा आया, एक महीने में कितना खर्चा आया. तो कॉस्ट को पता करना ही यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को बनाने में टोटल खर्चा कितना चला गया, लेबर का पैसा, मशीन का पैसा, रेंट, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ जोड़ लिया जाता है उसमें. यहाँ पे 3 टाइप दिखा रहा है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच आर एज फॉलोज. तो पहला है टोटल कॉस्ट. बहुत सिंपल है, ध्यान देना. टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल. इवन एंटरप्रेन्योर भी इसके अंदर ही आ जाता है. तो लैंड में जैसे हम रेंट पे करते हैं, रेंट का खर्चा, लेबर के लिए वेजेस और सैलरी का खर्चा है, कैपिटल जहाँ से लिया उसमें इंटरेस्ट देंगे हम, ब्याज पे लिया है, और एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट भी लेता है. तो ये 4 टाइप के खर्चे हैं जो गुड्स और सर्विसेज बनाने में खर्च होता है. यानी कि ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो इसके लिए मैंने ज़मीन ली, ज़मीन के लिए रेंट दिया, लेबर रखा, लेबर को वेजेस और सैलरी दी, जहाँ से पैसा लिया हूँ उधारी में इसको बनाने के लिए उसको मैं ब्याज भी दे रहा हूँ, और जो मालिक है वो मालिक भी क्या ले जाएगा, प्रॉफिट कुछ घर ले जाएगा. तो ये सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है. ठीक है. सो टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ध्यान देना क्या लिखा है. टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम, यानी कि पूरा जोड़ है. अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इसे समझना है हमें. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले में भी दिया गया है. टोटल कॉस्ट यानी पूरा खर्चा इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट. कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं हर सिचुएशन में. और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल का मतलब होता है जो कम या ज़्यादा होते रहता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, यानी बदलता रहता है. फिक्स कॉस्ट का मतलब है ऐसा खर्चा जो कभी नहीं बदलता, सेम टू सेम रहेगा. ठीक है ना. आगे हम समझेंगे क्या है. टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट, टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब देखो आ जाओ, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है समझते हैं. सो टोटल फिक्स कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन द फिक्स फैक्टर सच एज लैंड. कह रहे हैं कि भाई टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में ऑलमोस्ट फिक्स होता है. ऐसे फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं और वो फिक्स हैं. कैसे, जैसे कि लैंड, ज़मीन कम ज़्यादा होगी क्या, नहीं ना. मैंने एक बिजनेस ओपन किया एक एरिया में, तो एरिया तो हमेशा उतना ही होगा, एरिया थोड़ी बढ़ेगा कम होगा. और उसका रेंट तो ये तो लैंड ले गया, लैंड का तो खर्चा आएगा ही. मैंने ज़मीन खरीदी ना, खरीदे तो खर्चा किया. और मान लो रेंट पे तो सॉरी, और मान लो रेंट पे लिया है तो रेंट तो फिक्स होता है ना. जितना भी रेंट होगा 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जैसा भी लैंड एरिया होगा, तो रेंट क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है. और अगर हमने खरीद भी लिया तो भी हमने एक फिक्स अमाउंट खर्चा किया ना. मान लो 2 करोड़ की ज़मीन ले ली, तो 2 करोड़ क्या हो गया, कॉस्ट हो गया हमारा. करेक्ट. तो ये ऐसे खर्चे होते हैं जो फिक्स होते हैं, बदलते नहीं. और मशीनरी भी, यस, यहाँ पे मशीन भी दिया एग्जाम्पल में. हमने कोई मशीन खरीदी 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, बहुत महंगी महंगी मशीनें आती हैं अगर फैक्ट्री वगैरह में जाओगे तो वो फिक्स कॉस्ट हो जाता है. हम क्या दोबारा थोड़ी मशीन खरीद रहे हैं, हर रोज़ खरीद रहे हैं, नहीं ना. एक बार खरीद लिया और कई सालों तक चलेगा वो, तो वो फिक्स कॉस्ट में आता है. ऐसे खर्चे. और हमने क्यों खरीदा है, प्रोडक्शन के लिए ना, पेन बनाने के लिए, जिस चीज़ की भी मशीन हो. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पेन कर लिया, तो पेन बनाने के लिए, राइट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर those expenses of production which are incurred on variable factors such as labor, raw material, power, fuel, etc. देखो वेरिएबल फैक्टर को जरा समझो। सॉरी अभी भी गला सही नहीं हुआ है। वेरिएबल फैक्टर वो है जो बदलते हैं क्वांटिटी में। जैसे जैसे मान लो आज 10 लेबर काम कर रहे हैं मेरे फैक्ट्री में, तो ज़रूरी नहीं कल को 10 ही काम करें, ये बदल भी कम भी तो सकते हैं, वो बढ़ भी सकते हैं। मुझे और लेबर की ज़रूरत पड़ी तो मैं बढ़ा दूंगा, मुझे लेबर की ज़रूरत कम पड़ी, रजिस्ट्रेशन आ गया, पैसा नहीं दे पा रहा, लेबर कम कर दूंगा। सेम एज रॉ मटेरियल, अगर मुझे 100 क्वांटिटी बनानी है तो मैं 100 क्वांटिटी का ही रॉ मटेरियल डालूंगा ना, तो 100 क्वांटिटी का ही रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा। मुझे 1000 क्वांटिटी बनानी है तो क्या करूंगा, रॉ मटेरियल का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल मतलब क्या, कच्चा माल जो ये पेन बनाने के लिए लगने वाला है। तो जितना ज़्यादा मुझे पेन बनाना होगा उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल लगाऊंगा, यानी रॉ मटेरियल फिक्स नहीं है, ये कम ज़्यादा होते रहेगा। सेम एज पावर एंड फ्यूल, मतलब जिससे मशीन चलेगा बाकी सारे काम होंगे वो भी कम ज़्यादा होंगे। ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा तो ज़्यादा फ्यूल लगेगा, कम प्रोडक्शन करूँगा तो कम फ्यूल लगेगा। ठीक है, आई होप समझ रहे हो। तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट, जो कि कम ज़्यादा होते रहते हैं, जैसा हमें चाहिए उस हिसाब से। लेबर कम चाहिए कम कर देंगे, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा कर देंगे। आउटपुट ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, बढ़ा देंगे रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन कम चाहिए तो रॉ मटेरियल कम कर देंगे। ठीक है ना। तो ये वेरिएबल फैक्टर्स हैं और इन दोनों को ही जोड़कर बनता है टोटल कॉस्ट, राइट। तो उन्होंने क्या पढ़ा था, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। आप ऐसे कह सकते हैं, या टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ओके, आते हैं नेक्स्ट एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ध्यान देना, एवरेज कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। हमेशा जब भी एवरेज की बात होती है तो हमेशा हम एक यूनिट की बात करते हैं कि एक यूनिट पे कितना खर्चा हुआ। जैसे मैंने 10 लोगों पे खर्चा किया, आप लोग देते हो ना पार्टी वगैरह देते हो, दोस्त हैं 10 दोस्त हैं एग्जाम्पल, और कुछ इंजॉयमेंट करनी है, पार्टी की बात है, चलो पार्टी करते हैं। और हम गए किसी होटल में, राइट, हम गए किसी होटल में। होटल में हमने क्या किया, सबने मिलकर खाया और बिल कुछ आ गया, मान लेते हैं 10 लोगों ने मिलकर खाया और मान लेते हैं बिल कुछ आ गया 2000। तो कैसे पता करोगे कि एक जन पे कितना खर्च हुआ। सीधी सी बात है, इस पूरे 2000 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 200 रुपया, यानी एक इंसान पे एवरेज कितना खर्चा हुआ, हम कहेंगे 200 रुपये हुए। ठीक ना। जबकि जरूरी नहीं कि 200 का ही सबने खाया हो, कोई हेल्दी होगा तो ज़्यादा खाएगा, कोई बहुत पतला होगा कम खाता होगा तो वो कम खाएगा ऑब्वियसली। ग्रुप में अगर लड़कियां भी हैं तो जनरली वो कम खाती हैं, कुछ लोग होती हैं जो ज़्यादा भी खाती हैं। कहने का मतलब है कि कम ज़्यादा होते रहेगा, लेकिन एवरेज जब बात करेंगे तो हम एक फिक्स रखेंगे कि हाँ लगभग सबने 200 रुपये का खाया है। ठीक है, ये 200 रुपये खर्चा हुआ है, खाने से खर्चा हुआ है। वैसे एवरेज कॉस्ट भी होता है, पर यूनिट निकाला जाता है। कैसे, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी पूरा खर्चा लगा होगा, मान लेते हैं कि कंपनी में 10,000 यूनिट बनाए गए और 10,000 यूनिट बनाने के लिए 1 लाख रुपए खर्च हो गए। ठीक है, यानी यूनिट कितना है 10,000। इसको मान लो कि 10,000 लोगों पे खर्चा किया, टोटल खर्चा कितना किया 1 लाख। तो 1 लाख को 10,000 से डिवाइड कर देंगे, टोटल कॉस्ट कितना हुआ और टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, यानी एक जन पे एक यूनिट पे कितना खर्चा हुआ है हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। फॉर एग्जांपल इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 40 यूनिट और 40 यूनिट कमोडिटी इज 800। कह रहा है भाई 40 यूनिट बनाने का खर्चा टोटल आया है 800, और हमें पता करना है कि एक पे कितना खर्चा हुआ है। एवरेज का मतलब ये होता है एक पे पता करना है। तो कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो 800 डिवाइड बाय 40, 40 से डिवाइड किया, 0 से 0 कट, 4 से तो काटे 20 आ गया, 20 पर यूनिट। ठीक है, यानी एवरेज खर्चा कितना है एक यूनिट का, 20 रुपये आया है। आइए समझ गए। ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट भी है। मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशनल मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ऑफ आउटपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट। मार्जिन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजप्शन, हमने पिछले पढ़ा था डिमांड में। वैसे यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बात करें क्योंकि सप्लायर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सप्लायर में हमें क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और उसका कॉस्ट। जैसे कि 4 यूनिट हमने बनाया था तो 20 रुपये खर्चा हुआ था। जब 5वां यूनिट बनाया, यानी जब 5 यूनिट बनाया तो 25 रुपया खर्च हुआ। तो इन दोनों के बीच का जो कॉस्ट डिफरेंस है उसी को कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा आ रहा है। जैसे 6वां यूनिट मैंने बनाया तो मुझे टोटल कॉस्ट 30 रुपये लग गया। 30 मतलब 6वां खाली बनाने के लिए नहीं, 6वां बनाया तो टोटल कॉस्ट 30 हो गया। यानी इसके पहले भी 5 वाला भी इसमें इंक्लूडेड है, बाकी 5 भी इसी में है। जब मैंने 7 यूनिट बनाया तो 7 बनाने का टोटल कॉस्ट कितना लगा, 35। तो कहने का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पे लगने वाला खर्चा, उसके बीच का डिफरेंस, तो 25 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। तो हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट जो है एक यूनिट बनाने का 5 है यहाँ पर। चलो एग्जाम्पल में समझते हैं। यहाँ पे यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1। n-1 का मतलब होता है पहले का यूनिट। ध्यान देना, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट, टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट। ठीक है, चलो समझते हैं यहाँ पे। इफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट, ध्यान देना पिछली बार हमने जब 4 यूनिट बनाया था तो 200 रुपये लग गए थे, 200 रुपये कॉस्ट पड़ा था। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट इज 250। 4 यूनिट बनाने का 200 है और लेकिन 5 यूनिट बनाने का 250 है। दोनों के बीच में कितनी यूनिट का डिफरेंस है, 1। तो उस एक यूनिट पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितना बैठा, कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला है। तो जो आखिरी वाला यानी जो 5वां यूनिट है उसको पहले लिखेंगे और जो पिछला यूनिट है उसको बाद में लिखेंगे। तो 250 माइनस 200, 50 रुपये आ गए। यानी कि 50 इज द मार्जिनल यूनिट, 50 इज द मार्जिनल यूनिट हम कह सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो यार, मतलब समझो इस बात को। हमने 4 यूनिट बनाया तो कितना खर्चा हुआ था, 200। 5 यूनिट बनाया तो टोटल खर्चा कितना दिख रहा है, 250। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 है। तो 50 क्या है हमारा मार्जिनल। ऐसे ही मैं कहता कि भाई 6 यूनिट बनाया तो 300 खर्चा हुआ है, 5 बनाया तो 250 था, 6 बनाया तो 300 हुआ। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 50। 7 पकड़ लेते हैं, 7 यूनिट बनाया तो 340 रुपये खर्चा हुआ, ऐसा मान लेते हैं। 6 बनाया था तो 300 हुआ था, 7 बनाया तो 340, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40। यानी 7वीं यूनिट के लिए मेरा मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 40। ऐसे ही समझना है। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन भी दिया है। इफ अ फर्म प्रोड्यूसेस 600 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इन अ डे, कह रहा है कि एक कंपनी है जो 600 यूनिट एक दिन में बनाती है। यानी इट अक्योर्स अ टोटल कॉस्ट ऑफ 30,000 और 30,000 रुपये लग जाता है 600 यूनिट बनाने में। एवरेज कॉस्ट क्या होगा बताओ, 1 मिनट देता हूँ। टोटल यूनिट बनाया गया है 600, टोटल खर्चा आया है 30,000। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एवरेज कॉस्ट का मतलब 1 यूनिट का निकालना है। 30 सेकंड ले लो और बताओ। आई होप आ गया हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा था क्या, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, यही था। तो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना है 30,000, वैल्यू ऊपर लिखा जाता है, और टोटल क्वांटिटी कितनी बनाई है 600, 600 नीचे, ये 2 0 से 2 0 कट, कितना बच गया 300 डिवाइड बाय 6, 6 से कर दो 50 आएगा। कितना आएगा 50। तो एक यूनिट पे हमारा एवरेज कॉस्ट कितना है 50 रुपये। यानी 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 50 रुपये खर्च करना पड़ा, ठीक ना। सॉरी। ओके, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। हमने अभी कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब रेवेन्यू कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। द टर्म रेवेन्यू रिफर्स टू रिसिप्ट्स obtained by a firm from the sale of certain quantity of a commodity at a given price in the market. The concept of revenue relates to total revenue, average revenue और marginal revenue. तो revenue क्या है,
सेल करने के बाद कंपनी को मिलने वाला पैसा, रिसीव होने वाला पैसा। सिंपल, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है फिर? टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड बाय अ फर्म सेलिंग अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस। इट इज टोटल इनकम ऑफ अ फर्म। टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो टोटल रेवेन्यू क्या है? कंपनी ने जितना भी पूरा सेल किया है, सब कुछ सेल करने, सब कुछ मतलब जो क्वांटिटी, जो कमोडिटी वो बना रहे हैं और जिस प्राइस पे बेच रहे हैं, तो एक फिक्स प्राइस होता है, उस प्राइस पे जितनी भी क्वांटिटी बेचेंगे, पूरी क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर टाइम भी होता है, जैसे एक साल में कितना बेचा, एक महीने में कितना बेचा, उसको टोटल रेवेन्यू कहेंगे, ठीक है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? पूरी इनकम गिवन प्राइस, जिस प्राइस से बेचा है, गुणे जितनी क्वांटिटी बेची है, 10,000 क्वांटिटी बेची, 20,000 क्वांटिटी बेची, 1,00,000 क्वांटिटी बेची, डिपेंड करता है कंपनी का सेल कैसा है। एग्जाम्पल, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इनकम निकालने का, रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी सप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म सेल्स 15 यूनिट्स 15 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी बेचा गया 200 रुपये पर यूनिट पे, 15 रुपये की चीज़ थी, 200 बेची, तो सीधी सी बात है, गुणा करेंगे। पी मतलब प्राइस, क्यू मतलब क्वांटिटी। प्राइस कितना है? 200, 200, और क्वांटिटी कितना है? 15। कर दिया, 3000 टोटल रेवेन्यू हो गया, यानी 3000 रुपये कंपनी ने कमाए, ठीक है। चलो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 40 यूनिट बनाया गया और जो प्राइस था पर यूनिट वो था 60 रुपये। क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2400। 40 रुपये प्राइस था, 60 यूनिट बेचा गया, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू बहुत सिंपल है। एवरेज, जैसे ही एवरेज कहीं भी सुनाई दे तो समझ लेना कि एक सिंगल की बात हो रही है। अब वो चाहे एवरेज इंसानों के बीच का हो, एक्सपेंडिचर के बीच का हो, रेवेन्यू के बीच का हो, किसी भी चीज़ के बीच का हो, तो एक यूनिट का निकालेंगे। तो एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ अ आउटपुट सोल्ड। तो जितना बेचा गया है, तो एवरेज निकालेंगे कि एक कितने में बेचा गया है, राइट। इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ये कैसे मिलेगा? जितने भी वैल्यू का हमने बेचा है उसको डिवाइड कर देंगे जितने क्वांटिटी हमने बेची है, राइट। जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज़ 50 पूरा सेल किया गया है 50,000 का, ठीक है, और पूरी क्वांटिटी बेची गई है 500, यानी 500 बेचकर कितना पैसा आया है? 50,000। अब हमें पता करना है एवरेज। एवरेज का मतलब एक का पता करना है, तो एक का पता करने क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, 50,000 को 500 से डिवाइड कर देंगे। टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कट, 100 आ जाएगा। यानी एक जो बेचा गया एवरेज 100 रुपीज़ में बेचा गया, ठीक है। ऊपर एग्जाम्पल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ टोटल रेवेन्यू ऑफ 15 यूनिट्स इज 3000, ठीक, इसका उल्टा दिया है जो पहले दिया था। भाई 3000 रुपया 15 यूनिट बेचकर आया है, तो फिर एवरेज क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 3000 डिवाइड बाय 15, 3000 डिवाइड बाय 15, 200, यानी एक यूनिट बेचकर 200 रुपये कमाया गया है, एवरेज। अब आ गया है मार्जिनल रेवेन्यू। सेम वैसे ही है जैसे मार्जिनल कॉस्ट था। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट एडिशनल मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, यहाँ जैसे टोटल कॉस्ट भी कैसा था? एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट, वैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा यूनिट सेल ऑफ अ कमोडिटी। यानी अगर 4 बेचा, मान लो 200 रुपये कमाया, जब 5 बेचा टोटल, तो 5 बेचने पे 250 कमाया, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ? 50, यानी एक्स्ट्रा यूनिट बेचने में 50 आया। जैसे 6 बेचा, तो टोटल मैंने 6 यूनिट टोटल बेची, तो मैंने 380 रुपये कमाए। ज़्यादा लिख दिया गया, चलो कोई बात नहीं। तो 5 और 6 के बीच में कितना हो गया? 130 रुपये का, यानी ये मार्जिनल हो गया। जो भी एक्स्ट्रा बेचेंगे उस एक्स्ट्रा पे मिलने वाला इनकम, कहने का मतलब सिर्फ इतना, उस एक्स्ट्रा पे मिलने वाला वो इनकम। तो कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू क्या है? 380 माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस यूनिट। तो टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस यूनिट कितना है? 250, माइनस कर देंगे 250, तो 130 आएगा। वैसे ही अगर 5वें यूनिट के लिए निकालना है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, तो टोटल रेवेन्यू 5वें का कितना है? 250,
माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ पिछले प्रीवियस कितना है, प्रीवियस यानी पिछला चौथे का 200, दोनों के बीच का डिफरेंस 50। तो कहने का मतलब क्या है कि चौथे के पाँचवा बेचा तो 50 रुपये का इनकम हुआ, मार्जिनल इनकम हुआ। पाँचवें के बाद छठवा जब बेचा तो 130 का मार्जिनल इनकम हुआ, रेवेन्यू हुआ। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, इफ द प्रीवियस टोटल रेवेन्यू ऑफ सेल इज 20 टेबल्स इज 4000, 20 टेबल बेचे गए थे तो 4000 इनकम हुआ था, और जब 21 टेबल बेचे गए तो 4200। तो एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ इन दोनों के बीच का, यही इन दोनों का बीच का डिफरेंस कैसे निकलेगा। टोटल रेवेन्यू ऑफ बड़ी क्वांटिटी यानी 21, दोनों में बड़ा कौन है 21 के वैल्यू को पहले लिखेंगे 4200 माइनस प्रीवियस क्वांटिटी कौन सी 20 का वैल्यू कितना है 4000, दोनों के बीच का डिफरेंस 200, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज 200 पर टेबल। ठीक है, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन भी दिया है, इफ अ फर्म सेल्स 4 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एट 10 यूनिट कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। है कि नहीं, सिंपल करो। 4 यूनिट कंपनी ने बेचा है और 1 यूनिट का दाम जो रखा था उन्होंने 10 रुपये। हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू यानी टोटल पैसा कितना कमाया, और एवरेज रेवेन्यू 1 यूनिट का पैसा कितना कमाया। करो 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 फटाफट, मुझे बोलते ना जुबान पे होना चाहिए फास्ट। क्या है फॉर्मूला टीआर का, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यही है ना। प्राइस कितना है 10, क्वांटिटी कितनी है 400, कितना हो गया 4000, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 4000। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू कितना है हमने निकाला 4000 डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितना है 10 है, सॉरी टोटल क्वांटिटी कितना है 400 है, सॉरी। तो 400 डिवाइड कर देंगे, कर दो, 2 0 से 2 0 कट, 10 आ गया। ठीक है ना। तो एवरेज रेवेन्यू कितना 10 रुपये है, यानी 1 यूनिट पे 10 रुपये मिल रहा है, और वो तो ऑलरेडी दिया ये प्राइस। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर एंड हो गया और आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लेक्चर कुछ भी डाउट हो तो एक बार और देखने की कोशिश करो, उसके बाद भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।